जय हिंद विद्यार्थियों। सुपर साइंस सीरीज का अगला चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तीसरा ये वीडियो है जो कैलेंडर के ऊपर है। विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि दुनिया में कैलेंडर बने कैसे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि कैलेंडर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। चंद्रमा की गति पर आधारित कैलेंडर, केवल और केवल एक्सक्लूसिव चंद्रमा की गति पर आधारित कैलेंडर को लूनर कैलेंडर कहते हैं। लूनर कैलेंडर है, इसका मतलब चंद्रमास पर आधारित है। चंद्रमा का एक महीना जिसे चंद्रमास कहते हैं वो होता है लगभग 29.5 दिन का। तो 29.5 दिन के हिसाब से अगर 29.5 दिन चंद्रमा का एक महीना है तो चंद्रमा को जो पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लगते हैं। लेकिन पृथ्वी के उसी भाग से जहां से परिक्रमा शुरू की थी उसी भाग के सामने आने में थोड़ा समय और लग जाता है, क्योंकि तब तक पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के लिए आगे निकल चुकी होती है। इसलिए चंद्रमा को थोड़ा सा और टाइम लगता है उसी भाग के सामने आने में जहां से उसने परिक्रमा शुरू की थी। इसीलिए चंद्रमा का एक मास 29.5 दिन का होता है, तो पूरा साल लगभग 354 दिन का होता है। तो ऐसे सभी कैलेंडर जो चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं वो अपने एक साल को 354 दिन का मानते हैं। तो लूनर कैलेंडर का एक साल 354 दिन का होता है। इसी प्रकार सोलर कैलेंडर की बात करें तो सोलर कैलेंडर का मतलब होता है सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य को एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है। देखिए विद्यार्थियों, चूंकि हम क्या करते हैं, हम लोग पृथ्वी पर हैं इसलिए सूर्य को हम मान लेते हैं सूर्य हमारी परिक्रमा कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रही, सूर्य हमारी परिक्रमा कर रहा है। या अगर सही शब्दों में समझें तो यही है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो एक साल लगता है, तो लगभग वही एक साल कितने समय का होता है उसे हम सौर वर्ष कहते हैं, सोलर ईयर के नाम से जानते हैं। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का सोलर ईयर होता है। तो ऐसे सभी कैलेंडर जो सोलर ईयर की गति पर आधारित होते हैं उन्हें सोलर कैलेंडर कहते हैं। आज पूरी दुनिया जिस कैलेंडर को मानती है जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, ग्रेगोरी पोप हुआ करते थे रोम के, रोमन साम्राज्य में पोप हुआ करते थे ग्रेगोरी। ग्रेगोरी ने उस समय 1582 की बात है, उस समय आधुनिक कैलेंडर को संशोधित करके और पूरी दुनिया को दिया था। तब से यही कैलेंडर पूरी दुनिया मान रही है। तो जो सूर्य की गति पर आधारित कैलेंडर है जिसमें पूरा साल इतने समय का होता है, सोलर ईयर इतने समय का होता है, इसको कहते हैं सूर्य की गति पर आधारित कैलेंडर यानी सोलर कैलेंडर। और ऐसे कैलेंडर जो सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियों पर आधारित होते हैं, जैसे हिंदुओं का विक्रम संवत। विक्रम संवत में चूंकि विक्रम संवत भी चंद्रमा को आधार मानता है और चंद्रमास के आधार पर एक साल विक्रम संवत का 354 दिन का ही होता है। लेकिन विक्रम संवत में एक चीज है कि सूर्य की गति को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए सूर्य के सापेक्ष हम पिछड़ ना जाएं। इसीलिए हम क्या करते हैं, सूर्य के 365 दिन कंप्लीट करने के लिए, अब देखिए एक साल में 354 दिन हुए विक्रम संवत के, उसके बाद एक साल में हम 11 दिन पिछड़ गए। अब ये 11 दिन जो पिछड़ गए हैं 2 साल में हम 22 दिन पिछड़ जाएंगे। लगभग 2 साल 8 महीने बाद हम 29.5 दिन पिछड़ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ हर 2 साल 8 महीने बाद एक चंद्रमास का अंतर आ जाएगा। तो विक्रम संवत में क्या किया जाता है, यही एक मास एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है हर 3.25 साल बाद। तो जैसे ही 3.25 साल होते हैं उस समय जो विक्रम संवत का यानी हिंदी महीने का जो महीना चल रहा होता है उसी को 2 बार काउंट किया जाता है। आपने अक्सर कई बार देखा होगा कि 2 ज्येष्ठ हो गए, 2 आषाढ़ हो गए, 2 भादों, 2 सावन हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि सावन की ऋतु 2 महीने तक चलती रहेगी, ये एडजस्टमेंट है, इसको अधिक मास कहते हैं या मल मास भी कह देते हैं। ये एक्स्ट्रा मंथ जोड़ने की घटना है जो भारतीय कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में हर 3.25 साल में होती है, ताकि हमारे कैलेंडर सोलर गति पर आधारित बने रहें, सोलर के सामने पिछड़ने न पाए। और 3.25 साल में ये रिपीटिशन होता है, इसीलिए हिंदुओं के सभी त्योहार
2 महीने के अंतर से ही आगे पीछे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी दीपावली या तो अक्टूबर में होगी या नवंबर में होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि दीपावली दिसंबर में हो या सितंबर में हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो हम अक्टूबर या नवंबर में ही दीपावली मनाते हैं। तो जब अक्टूबर में आते आते अब होता क्या है, एक साल जैसे ही होता है, आज दीपावली हमने सपोज 11 नवंबर को मनाई है, तो अगले साल यही दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि 354 दिन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, साल पूरा हो जाएगा, तो हम 11 दिन पीछे हो जाएंगे अगले सत्र की तुलना में। ऐसे ही एक साल बाद और 11 दिन कम कर दीजिए, तो पता लगा हम 20 अक्टूबर को मना रहे हैं दीपावली 2 साल बाद। फिर जैसे ही 3.25 साल होंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, हम घटते घटते और 7.5 दिन और नीचे जाएंगे हम। और जैसे ही हम 2 साल में हम 22 दिन पिछड़ गए, तो 3.25 साल में हम 7.5 दिन और यानी 29.5 दिन पिछड़ जाएंगे। तो 3.25 साल बाद वो जो हमारी घड़ी है 20 अक्टूबर वाली और पीछे आके 13 अक्टूबर के आसपास आ जाएगी। जैसे ही वहां पहुंचेगी हम वहीं 1 महीना एडजस्ट कर देंगे, एक अतिरिक्त महीना, वहां से सीधे 1 महीने जंप कर जाएंगे और फिर से हम नवंबर में पहुंच जाएंगे। इस तरह से हर 3.25 साल में जो महीना चल रहा होता है विक्रम संवत का, उसी में 1 महीना और जोड़ दिया जाता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। और ऐसे समायोजन करके हम अपने कैलेंडर को स्थापित करते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कौन सा कैलेंडर लूनर कैलेंडर है, तो आप जवाब देंगे हिजरी संवत। मुस्लिम कैलेंडर हिजरी संवत लूनर कैलेंडर है। चूंकि हिजरी संवत कैलेंडर में किसी प्रकार का एडजस्टमेंट या समायोजन नहीं किया जाता, वहां 354 दिन का ही एक साल होता है, इसलिए उनका हर त्योहार 11-11 दिन पीछे लगातार चलता चला जाता है। यही कारण है कि मुस्लिम्स का जो सबसे बड़ा त्योहार है रमजान, वो हर साल 11 दिन पीछे हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक समय ऐसा भी आएगा कि रमजान आपको बारिश में सुनने को मिले, रमजान आपको गर्मियों में भी सुनाई दे सकता है, और रमजान का महीना आपको सर्दियों में भी कई बार सुनने को आएगा, देखने को आएगा। यही कारण है कि रोजे गर्मी, सर्दी, बारिश तीनों ही सीजन में, तीनों ही ऋतुओं में हो सकते हैं, क्योंकि हर साल 11-11 दिन पीछे होता चला जाता है हिजरी संवत। इसीलिए मुस्लिम त्योहार किसी भी सीजन में आ सकते हैं, लेकिन हिंदू त्योहार किसी भी सीजन में नहीं आ सकते, क्योंकि केवल 2 ही महीने का फर्क होता है। और जैसे ही चंद्रमास का 1 मंथ पूरा हो जाता है एक्स्ट्रा, तो वो जोड़ दिया जाता है और समायोजन कर दिया जाता है। इसीलिए हिंदू कैलेंडर लूनी सोलर कैलेंडर है, यानी विक्रम संवत लूनी सोलर कैलेंडर है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर केवल सोलर कैलेंडर है, वो सूर्य की गति पर आधारित है। लूनर कैलेंडर केवल चंद्रमा की गति पर आधारित होने के कारण लूनर कैलेंडर है। तो हिजरी संवत लूनर कैलेंडर है क्योंकि वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है केवल। ग्रेगोरियन कैलेंडर सोलर कैलेंडर है क्योंकि सूर्य की गति पर आधारित होता है। और लूनी सोलर चंद्रमा और सूर्य दोनों की गतियों पर आधारित होने के कारण इन्हें लूनी सोलर कैलेंडर कहा जा रहा है। भारत में विक्रम संवत यानी हिंदू कैलेंडर लूनी सोलर कैलेंडर है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, अब बात आगे बढ़ रही है कि ग्रेगोरी ने तो 1582 में सोलर कैलेंडर दिया था, और यह गणना ग्रेगोरी द्वारा ही दी गई थी 1582 में। ग्रेगोरी, जो कि इटली में रोम के एक पोप हुआ करते थे, 13वें पोप थे, उनके द्वारा 1582 में यह कैलेंडर सोलर की गति को निर्धारित किया गया था। तो फिर क्या इससे पहले सौरवर्ष इतना समय का नहीं था क्या? विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं थोड़ा बैकग्राउंड में कि कैलेंडर का आविष्कार जब हो रहा था, यह बात यूरोप की ही है। यूरोप में कैलेंडर का आविष्कार हुआ। यूरोपियन दार्शनिक जो हुए, उन्होंने क्या किया कि पहले यूरोप में, चूंकि सर्दियां आज भी बहुत पड़ती हैं और उस समय भी बहुत थी, पहले की आज की तुलना में पहले सर्दियां और थोड़ी एक्सट्रीम हुआ करती थी, क्योंकि अब तो ग्लोबल वार्मिंग का भी थोड़ा प्रभाव पड़ गया है। तो पहले जब सर्दियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी तो जनवरी, और दूसरी बात और थी, सर्दियों से निपटने के संसाधन भी हमारे पास उतने नहीं थे जितने आज हैं, इसलिए उस समय एक्सट्रीम सर्दियां कहलाती थी। तो जनवरी और फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा सर्दी होती थी, जिसमें फरवरी तो एक्सट्रीम हो जाता था, और फरवरी में मरने वाले लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा हुआ करती थी। इसलिए फरवरी का जो महीना आज हम फरवरी बोलते हैं, उस समय मनाया ही नहीं जाता था। जनवरी और फरवरी ये 2 महीने कैलेंडर में काउंट नहीं होते थे। पहले केवल 10 महीने का कैलेंडर हुआ करता था, और कैलेंडर का पहला महीना मार्च होता था। मार्च का जो नाम पड़ा, ये
मार्स से पड़ा। मार्स यानी युद्ध का देवता। यूरोपियन जो नागरिक हुआ करते थे या यूरोप के जो लोग हुआ करते थे, वो 1 मार्च से घर से बाहर निकलते थे काम करने के लिए, और जनवरी फरवरी के 2 महीनों में घर में कैद होकर रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक्सट्रीम सर्दी है, हम बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो सभी लोग डरते थे, तो इन 2 महीनों में कोई काम नहीं होते थे। काम की शुरुआत, या दूसरे शब्दों में कहें नए सत्र की शुरुआत 1 मार्च से होती थी। तो उन्होंने कैलेंडर बनाया, और चूंकि मार्च का महीना मार्स को समर्पित था, युद्ध के देवता मार्स को समर्पित था, और चूंकि वो लोग एक प्रकार से जैसे युद्ध करने लोग निकलते हैं, ऐसे ही अपने जीवन यापन के लिए 1 मार्च से निकलना शुरू करते थे। तो उन्होंने पहला महीना मार्च बोल दिया, मार्च के नाम पर मार्च पड़ गया। इस तरह से मार्च से शुरुआत होती है महीनों की। दूसरा महीना एफ्रोडाइट देवी है उनकी, जिसको प्यार की देवी कहा जाता है। एफ्रोडाइट, उस प्यार की देवी को ही उसके नाम पर अप्रैल नाम पड़ा। तो ये दूसरा महीना उन्होंने प्यार की देवी को समर्पित कर दिया। तीसरा महीना माइया। माइया एक देवी थी जो जो एक प्रकार से बसंत ऋतु वहां आया करती थी, और उस ऋतु में नए नए पेड़ पौधों में नए नए फूल खिला करते थे। तो माइया जो देवी थी वो एक प्रकार से सौंदर्य की देवी हुआ करती थी। तो सौंदर्य की देवी के नाम से ये नाम पड़ गया, माइया से मई महीने का नाम पड़ा। इसके बाद फिर आई जूनो। जूनो वो देवी है या वो देवता है जिसके नाम से उस समय शादी संबंध किया करवाया करते थे, उसको साक्षी मान, जैसे हमारे यहाँ अग्नि को साक्षी मानकर शादी संबंध होते हैं, 7 फेरे होते हैं, ऐसे वहां भी जूनो देवी को या जूनो जो देवता उनका होता था उसको मानकर वो शादियां किया करते थे। तो शादी की देवी या देवता कहा जाता था जूनो, उसी के नाम से जून पड़ा नाम। इसके बाद ये 4 महीने तो हो गए देवी देवताओं के नाम से। अब बात आती है कि पांचवा महीना यानी उनका अब जो महीना होगा वो होगा जुलाई। तो जुलाई किसके नाम से चलाया जाए? तो विद्यार्थियों, जुलाई जो शब्द आया ये 5वां महीना था। इस 5वें महीने को आगे चलकर जूलियस सीजर, एक रोम का डिक्टेटर हुआ करता था, एक प्रकार से तानाशाह राजा हुआ करता था, उसके नाम से उसकी मृत्यु हुई। तो उसी ने पहली बार 12 महीने अस्तित्व में लाए थे। पहले जो 10 महीने हुआ करते थे वो 5वां महीना जो रोमन भाषा में जो 5 का अंक होता है उसके आधार पर था। 6वां महीना भी रोम का जो शब्द था उसके आधार पर था। तो फिर 7वां महीना सेप्टेम्बर यानी 7 उससे बना। अक्टूबर यानी ऑक्ट मीन्स 8, नवंबर मीन्स 9 और दिसंबर मीन्स 10। इस तरह से ये 10 महीनों का एक पूरा कैलेंडर हुआ करता था, जिसमें से शुरू के 4 महीने देवी देवताओं को समर्पित थे और आखिरी के 6 महीने वो रोमन गिनती को समर्पित थे, रोमन काउंटिंग को समर्पित थे। इस तरह से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां महीना, ऐसे 10 महीने बन गए। दिसंबर मतलब 10वां महीना, क्योंकि 10 ही महीने का कैलेंडर था। लेकिन जो जूलियस सीजर हुआ रोम का तानाशाह डिक्टेटर, उसने इस कैलेंडर में सुधार किया और उसने 2 महीने और जोड़ दिए। तो विद्यार्थियों को जो 2 महीने जोड़े गए वो थे जनवरी और फरवरी। उसने कहा इन 2 महीनों को भी जोड़ो, शामिल करो, तब कैलेंडर पूरा होगा। और उसने जनवरी यानी होता है जन्म का देवता, जीनस बोलते हैं वहां पर। तो जन्म के देवता के आधार पर जनवरी का महीना तय किया गया और उसी को पहला महीना कह दिया। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है, शुरुआत होती है जीवन की, ऐसे कैलेंडर की शुरुआत के महीने को जीनस के नाम से जनवरी नाम दे दिया गया। और फेब्रुआ नामक मृत्यु की देवी है। मृत्यु की देवी, जैसे मैंने कहा फरवरी के महीने में एक्सट्रीम सर्दी होती थी, वहां ज्यादा मौतें हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने मृत्यु की देवी के नाम से अंतिम महीना निर्धारित किया। जैसे फेब्रुआ के नाम से था, फेब्रुअरी पड़ा नाम। और साथ में वो ये भी चाहते थे कि ये महीना जितनी जल्दी निकले उतना अच्छा। तो अंत में सबसे कम समय जो बच गया वो उसको दे दिया। जूलियस सीजर ने ही सबसे पहले बताया कि पूरा 1 साल इतना समय का होता है। कितने का? 365 दिन और 6 महीने। यहां विद्यार्थियों ध्यान रहे, जूलियस सीजर ने 365 दिन और 6 महीने बोला था। ये कैलकुलेशन ग्रेगोरी ने किया था, पोप ग्रेगोरी ने किया था, ये कंप्लीट ग्रेगोरी पूरा कैलकुलेशन। तो उसने, जूलियस सीजर ने कहा कि साल 365 दिन और 6 घंटे का होता है, इसलिए हम हर चौथे साल 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे और लीप ईयर मनाएंगे।
तो इन्हीं 6 घंटों को जोड़ जोड़कर चौथा साल लीप ईयर होता था, तभी से लीप ईयर मनाया जा रहा है। ये बात है 45 बीसी की। 45 बीसी, जूलियस सीजर लगभग 44 बीसी में उनका देहांत हो गया था। उससे एक साल पहले ही 45 में वो नया कैलेंडर बना गए थे, जिसके अनुसार 365 दिन और 6 घंटे का सोलर ईयर होता है। तब से वही कालक्रम, वही घटनाक्रम चला आ रहा है और वही कैलेंडर माना जा रहा है। लेकिन जूलियस सीजर जैसे ही मरते हैं तो उन्हीं के नाम से 5वां महीना समर्पित कर दिया जाता है उनके परिवारजनों द्वारा। तो 5वें महीने को जूलियस सीजर के नाम से जुलाई कहा जाने लगा। उसके बाद उसी परिवार में उसी के वंशज हुए अगस्टक, उनको 6वां महीना समर्पित कर दिया गया, तो नाम हो गया अगस्त। इस तरह से शुरू के 4 महीने देवी देवताओं को, 2 महीने राजाओं को और आखिरी के 4 महीने अब जो बच गए वो दे दिए गए सीधे रोमन काउंटिंग को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस तरह से ये टोटल 12 महीने का गणित हो गया। ऐसे 12 महीने बने कैलेंडर में। जब जूलियस सीजर ने 365 दिन और 6 घंटे बताए, तो उसी समय से 45 बीसी से अब कैलेंडर में हर चौथे साल एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा गया। क्योंकि फरवरी 28 दिन की थी, सबसे कम दिन उसी में बचे थे, इसीलिए एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो उसी में जोड़कर और पूरा साल कंप्लीट किया जाता रहा। तो यही कारण है कि हर चौथा साल फरवरी 29 दिन की मनाई जाने लगी। तो 29 फरवरी चौथे साल आती थी। लेकिन इस गणना को ग्रेगोरी ने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इसे गलत साबित कर दिया और उन्होंने कहा कि सोलर ईयर 365 दिन 6 घंटे का नहीं होता, सोलर ईयर होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तब से यही गणना मान्य है विद्यार्थियों। इसके हिसाब से अब जरा सोचिए कि कैलेंडर 45 बीसी से चला आ रहा है और लगातार हर चौथा साल लीप ईयर मनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? गणना में हम कितना एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं? गणना में हम 11 मिनट 14 सेकंड एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। ये गणना देखिए आप। इस गणना की तुलना कीजिए 365 दिन और 365 दिन और 6 घंटे, जरा इससे कंपेयर कीजिए। ये गणना 45 बीसी से लगातार चल रही है कैलेंडर में, जबकि सही ये समय है सोलर ईयर का। तो ये गणना इसकी तुलना में 11 मिनट 14 सेकंड ज्यादा है। 11 मिनट 14 सेकंड हम इतना एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं कैलेंडर में। कब से? 45 बीसी से। ग्रेगोरी ने 1582 में जब ये कैलकुलेशन बताया तो उन्होंने बताया ये बहुत गलत हो रहा है और कैलेंडर में वास्तव में इतना समय हमें कम करना पड़ेगा। जब से कैलेंडर बना तब से अब अगर एक साल में 11 मिनट का अंतर आ रहा है तो 100 साल में कितने मिनट का अंतर आएगा विद्यार्थियों? इससे कैलकुलेशन करेंगे, 100 साल में लगभग 1100 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो 400 साल में विद्यार्थियों 4400 मिनट का फर्क आ जाएगा। यानी हर 400 साल में हम 4400 मिनट कैलेंडर में एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे, तो ये 4400 मिनट कम करने पड़ेंगे ना। और हम जानते हैं कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट। एक दिन माने होता है 24 घंटे और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो टोटल कितने हो गए? 1440 मिनट। इतने मिनट होते हैं एक दिन में। तो 3 दिन में कितने मिनट होंगे विद्यार्थियों? 3 दिन में हो जाएंगे 4320 मिनट। और यहां ग्रेगोरी ने क्या बताया कि 400 साल में 4400 मिनट एक्स्ट्रा है कैलेंडर में। इसका मतलब यह हुआ कि 400 साल में लगभग 4320 मिनट यानी 3 दिन ये आप एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो। अभी भी घटाने के बाद कितना बचेगा? 80 मिनट और शेष बच रहे हैं। देख रहे हैं विद्यार्थियों आप लोग? अगर 400 साल में 4400 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं तो 4400 मिनट में लगभग 3 दिन हो जाते हैं, क्योंकि 3 दिन में हो रहे हैं 4320 मिनट। तो इस प्रकार हर 400 साल में 3 दिन कम करने पड़ेंगे। तो अब 3 दिन कैसे कम करोगे? तो ग्रेगोरी ने उसका इलाज बताया, उसका तरीका बताया कि 3 दिन कम करने के लिए हर शताब्दी वर्ष को लीप ईयर मत बनाइए। 400 साल में 4 शताब्दी वर्ष आएंगे, 100, 200, 300, 400। तो 400 साल में केवल 400वां साल जो हो उसी को लीप ईयर मनाइए।
100वां साल लीप ईयर छोड़ दीजिए, 200 छोड़ दीजिए, 300 छोड़ दीजिए। विद्यार्थियों, इसीलिए जब भी शताब्दी वर्ष की गणना होती है, आप तो सामान्य तौर पर यही जानते हो हर चौथा साल लीप ईयर होता है, लेकिन हर चौथा साल लीप ईयर नहीं होता, क्योंकि 100वां, 200वां, 300वां जो शताब्दी वर्ष है वो लीप ईयर नहीं मनाया जाता। इसी समायोजन के कारण 400वां लीप ईयर होता है। इसीलिए हर वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर होगा जिसमें 400 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जब से कैलेंडर बना तब से अभी तक कितने शताब्दी वर्ष लीप ईयर मनाए गए, तो 400, 800, 1200, 1600 और 2000, केवल 5 ही शताब्दी वर्ष हैं जिनमें लीप ईयर मनाया गया था। तो शेष कितने बच गए? 2000 में से, अभी जो सन चल रहा है 2024 है, तो 2000 में से 5 शताब्दी वर्ष में लीप ईयर रहा, 15 शताब्दी वर्ष में लीप ईयर नहीं रहा। 100वां साल लीप ईयर नहीं था, 200 नहीं था, 300 नहीं था, 400 था। लेकिन अब चूंकि हमें तो जूलियस सीजर का जो कैलेंडर था उसके अनुसार हमने 100 में भी लीप ईयर मनाया, 200 में भी मनाया, 300 में मनाया, 400 में भी मनाया। लेकिन जब जॉन ग्रेगोरी ने ये गणना करके ये दिन कम कर दिए, इसीलिए इतने दिनों को कम करते करते गणना पीछे पहुंच गई, और गणना पीछे हो गई तो नए सिरे से जो कैलेंडर बना उसमें बीसी और एडी में परिवर्तन आ गया। विद्यार्थी, कुछ सालों का परिवर्तन आ गया, कुछ समय का परिवर्तन आ गया। इसीलिए सुधरे हुआ कैलेंडर आज जो है उसके अनुसार अब 400वां साल ही लीप ईयर होता है शताब्दी का। बाकी शताब्दी 3 शताब्दियां खाली जाती हैं, उनमें फरवरी 29 दिन की ना होकर 28 दिन की ही मनाई जाती है। तो आप लोग जब कैलेंडर पर सवाल लगाते हो परीक्षाओं के लिए, तो उसमें आप लोग रट लेते हो कि 400वां साल जो होगा वो लीप ईयर होगा, बाकी 3 शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होंगे, वो गणना मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो अब ये गणना तो हो गई विद्यार्थियों कि हमने हर 400 साल में से 3 दिन कम कर दिए। तो 3 दिन कम करते 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 आज हम जहां पहुंच गए हैं, 2024 चल रहा है, आगे चल के 2100 आएगा, तो 2100 लीप ईयर नहीं होगा। इसी प्रकार 2200 भी लीप ईयर नहीं होगा, ना 2100 लीप ईयर होगा, ना 2200 लीप ईयर होगा। तो फिर आगे कौन सा लीप ईयर होने वाला है? 2300 भी लीप ईयर नहीं होगा, 2400 लीप ईयर होगा। तो क्या अब यह प्रश्न उठता है, तो क्या हर 400 से भाग जाने वाला शताब्दी वर्ष लीप ईयर होगा? तो विद्यार्थियों, मैं यहां आपको एक और कैलकुलेशन बताता हूं। 400 साल में भी 80 मिनट शेष है और कुछ सेकंड भी तो शेष है। ये देखिए आप, 14 सेकंड, एक साल में 14 सेकंड, तो 400 साल में कितने सेकंड? तो आपको 400 से गुणा करना पड़ेगा। तो 400 साल में इतने सेकंड एक्स्ट्रा हैं। ये सेकंड लीजिए, इस सेकंड से मिनट निकालिए, मिनट के लिए आप 60 से भाग दे दीजिए। 60 से भाग दोगे तो मिनट आ जाएंगे, तो 60 से भाग देंगे आप, तो लगभग कितने मिनट हो रहे हैं? 6 का भाग इसमें दीजिए, लगभग 90 बार जाएगा, 90 मिनट और जोड़ दीजिए। ऐसे करके ये जो टोटल कैलकुलेशन आया, इतने मिनट का अंतर अभी 400 साल में शेष है, ये और घटाना पड़ेगा कैलेंडर में से। और ये जो मिनट हैं, इन्हीं को आगे बढ़ाते जाएं तो विद्यार्थियों 3300 साल में एक दिन का फिर एक्स्ट्रा अंतर आ जाएगा। यानी कैलेंडर में अभी भी 3300 साल में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ 3300 के बाद जो ऐसा शताब्दी वर्ष आएगा जिसमें 400 का भाग जाएगा, वो भी लीप ईयर नहीं मनाया जाएगा। तो विद्यार्थियों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि 3600वां जो साल होगा, 3300 साल के बाद, हर 3300 साल के बाद एक ऐसा शताब्दी वर्ष भी लीप ईयर नहीं मनाया जाएगा जिसमें 400 का भाग जाएगा। तो 3300 के बाद 400 का भाग 3600 में जाएगा। इसीलिए 3300 के बाद लीप ईयर कब मनाया जाएगा? ना 3300 में होगा, ना 3400 में होगा, ना 3500 में, ना 3600 में, और आगे चल के ना 3700 में, ना 3800 में, ना 3900 में, सीधे 4000, यानी 3200वां साल लीप ईयर होगा। उसके बाद सीधे 4000वां साल लीप ईयर होगा। इस बीच में कोई भी शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, यानी 3600वां साल भी हमें लीप ईयर के रूप में छोड़ना पड़ेगा इसी गणना को समायोजित करने के लिए। तो इसके बाद भी अभी पूरी गणना समायोजित नहीं हुई है, अभी भी कुछ मिनट बाकी हैं,
उन मिनटों का निर्धारण फिर और आगे होगा। तो विद्यार्थियों अब आगे कैलेंडर बहुत आगे की बात हो जाएगी। अभी तो फिलहाल 3600 और 4000 ही बहुत दूर है। तो इस प्रकार से अभी इतना ही कैलेंडर पर विचार किया गया है, आगे का विचार फिर बाद में होगा। तो यहां आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कैलेंडर कैसे निर्धारित होते हैं, लीप ईयर कैसे निर्धारित होते हैं। अक्सर बच्चे प्रश्न करते हैं कि फरवरी 28 दिन की क्यों, और लीप ईयर वाला चौथा साल ही फरवरी 29 दिन की क्यों, और फरवरी ही सबसे छोटा महीना क्यों। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, फरवरी सबसे छोटा महीना इसलिए क्योंकि एक्सट्रीम सर्दी पड़ती थी यूरोप में। इस कारण से लोग उस मनहूस महीने को सबसे छोटा मानना चाहते थे, बड़े छोटा से छोटा रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जीनस देवता के ऊपर जो जनवरी बनाया वो भी 31 दिन की बनाई, ताकि फरवरी छोटी से छोटी रह जाए। इसलिए फरवरी को 28 दिन का बना दिया। और अब उसके बाद जब गणनाएं क्लियर हो गई तो लीप ईयर के रूप में 29 दिन, एक दिन उसी को बढ़ा के लीप ईयर बनाया जाने लगा, क्योंकि और किसी महीने में एक दिन बढ़ाने का गुंजाइश थी नहीं, इसलिए फरवरी में ही गुंजाइश बचती थी, तो उसमें लीप ईयर मनाया जाने लगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों सारे कैलेंडर का जन्म हुआ, और ये कैलेंडर की गणना अब आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो विद्यार्थियों बेझिझक पूछें। ये जितने प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको बात पते की सीरीज में अथवा साइंस की सीरीज में, विद्यार्थियों ये प्रश्न अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आप लोग इन सीरीज को लगातार देखते रहें। कोई भी प्रश्न मन में हो, शंका हो, तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में पूछ लें, अथवा डायरेक्ट फोन करके भी आप मेरे से प्रश्नों के जवाब पूछ सकते हैं। मैं हर समय आपके लिए तैयार हूं। यदि कभी फोन ना भी उठाऊं विद्यार्थियों, क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी हूं तो मीटिंग में रहता हूं, अगर कभी फोन अटेंड ना करूं तो मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा। तो आशा है ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी, और जितना हो सके आप अपने और जो मित्र हैं उनको बताइए। हम आपके लिए अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे लेक्चर लेकर आ रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पर एक से एक अच्छे से अच्छे गुरु यहाँ खड़े होंगे विभिन्न विषयों का एक्सप्लेनेशन करने के लिए। आप लोग देखते रहें हमारी सीरीज और निरंतर अपने ज्ञान का वर्धन करते रहें। जय हिंद।